कोई सवाल मत पूछो, बस तुरंत तैयार हो जाओ। किन शाओजून बोला। आज रात तुम लू शेंग के साथ डिनर कर रही हो। फिर गंभीर होकर बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अभी क्या हुआ है। यह दुनिया हिला देने वाली घटना है। थोड़ी देर बाद 7th मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय में वायु फेई घबराया हुआ था। कमांडर इन चीफ ने खुद बुलाया। यह तो अविश्वसनीय है। वायु फेई ने कॉलर ठीक किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इतने उच्च अधिकारी के सामने आखिरी बार वह उद्घाटन समारोह में गया था, कई साल पहले। इस मुलाकात का महत्व साफ महसूस हो रहा था। दरवाजा खुला तो कमांडर इन चीफ मुस्कुराते हुए बोले, वायु फेई, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, बैठो। जी सर। वायु फेई ने सलाम किया और बैठ गया। उसने देखा कि कमांडर असाधारण रूप से खुश दिख रहे थे। इस बार तुमने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया है, कमांडर ने कहा। वायु फेई गर्व से सीधा हो गया। उसने विनम्रता से जवाब दिया, यह आपकी नेतृत्व क्षमता का परिणाम है, सर। कमांडर हंस पड़े। इतना विनम्र मत बनो। असली बात यह है कि तुमने असली प्रतिभा पहचान ली। यह सुनकर वायु फेई चौंक गया। क्या उसने सोचा? मैं तो समझ रहा था कि मुझे ए-लेवल कैटाकोम्स की लड़ाई के कारण बुलाया गया है। उसकी उलझन बढ़ती गई। आखिर उसने कहा, सर, कृपया स्पष्ट करें। कमांडर ने मेज से एक मोटी गोपनीय फाइल उठाकर उसकी ओर सरका दी। इसे पढ़ो, सब समझ जाओगे। वायु फेई ने फाइल खोली। पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। लू शेंग। यह सच है, आगे लिखा था। नंबर 23 फ्रंटलाइन को लगातार 9 दिनों तक अकेले संभाला। आंकड़ों के अनुसार उसने 350 से ज्यादा 7th टियर और 7600 6th टियर एलियन बीस्ट्स को मार गिराया था। अगले पन्ने पर और भी चौंकाने वाली जानकारी थी। कॉम्बैट पावर 15 स्टार्स, राइजिंग स्टार चार्ट में शीर्ष स्थान और डिवीजन कमांडर की नियुक्ति। युद्ध का अनुभवी वायु फेई भी अपना संयम खो बैठा। वह बस कागज को घूरता रह गया। कमांडर ने शांत स्वर में कहा, वायु फेई, बैठो। सांस लो। मन शांत करो, बूढ़े कमांडर बोले। जब मैंने पहली बार यह रिपोर्ट देखी थी, मैं भी स्तब्ध रह गया था। कुछ देर चुप्पी रही। फिर कमांडर मुस्कुराए। लेफ्टिनेंट जनरल वायु, इस बार तुमने सेना के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे मार्शल प्रतिभा को पहचानकर हमारे क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। ऐसी प्रतिभा 100 साल में एक बार मिलती है, कमांडर बोले। आज से तुम्हें 3 डिवीजन की कमान दी जाती है, 1182 एनडी, 835 एथ और 794 एथ। साथ ही तुम्हारा रैंक एक स्तर बढ़ाया जाता है। वायु फेई स्तब्ध रह गया और मुश्किल से धन्यवाद कह पाया। धन्यवाद सर, यह मेरे लिए सम्मान है, उसने कहा। लेकिन उसके दिमाग में बार बार लू शेंग की छवि घूम रही थी। उसे अचानक वह बातचीत याद आई जब लू शेंग ने कहा था, जब मैं मार्शल सेंट बनूंगा, तब आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। वायु फेई ने ठंडी सांस ली। तब मुझे लगा था वह मजाक कर रहा है, लेकिन अब लगता है वह सच में गंभीर था। और शायद वह दिन उम्मीद से बहुत जल्दी आने वाला है। सैन्य शिविर के शांत निजी मकान में सिंक में बहते पानी की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। लू शेंग आईने के सामने खड़ा था और बहुत शांत और व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे अपने दांत ब्रश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने ध्यान लगाया और अपने दांतों और जीभ को हल्की सी उच्च आवृत्ति पर कंपन करने दिया ताकि हर तरह की गंदगी निकल जाए। उसने ठंडा पानी थूकते ही उसके मुंह के सबसे कोनों में छिपे सूक्ष्म खाने के कण और बैक्टीरिया भी पूरी तरह साफ हो गए
और उसकी सांस एकदम ताजा हो गई। लू शेंग थोड़ा झुककर आईने में खुद को ध्यान से देखने लगा। उसके दांत चमकदार सफेद और बिल्कुल सीध में थे। उनकी चमक इतनी परफेक्ट थी कि महंगे टीवी विज्ञापनों के अभिनेता भी फीके पड़ जाएं। उसने हाथ उठाकर हल्के से अपने गालों को छुआ और त्वचा की घनता महसूस की, और उसका मन धीरे धीरे अपने ही विकास के बारे में शांत विश्लेषण में डूब गया। इटर्नल स्टार अन्नाइलेशन आर्ट में दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार उसने सोचा, जैसे जैसे मेरे शरीर में इमॉर्टल सेल्स की संख्या इस तेज रफ्तार से बढ़ती रहेगी, मेरी मूल जीवन स्तर में लगातार बड़े बदलाव आते जाएंगे। यहाँ तक कि मेरी हड्डियां और दांत भी अब इंसानों से कहीं आगे की किसी चीज में बदल रहे हैं। जब से पहली इमॉर्टल सेल प्रकट हुई है, ऐसा लगता है जैसे मैं सच में किसी उच्च अस्तित्व की दिशा में बढ़ने लगा हूं, उसने सोचा, और उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक गई। बस उम्मीद है कि मैं सामान्य इंसान के रूप से बहुत दूर न निकल जाऊं। मुझे उन पागल मार्शल आर्ट साधकों जैसा नहीं बनना जो ताकत के लिए अपनी इंसानियत और भावनाएं ही छोड़ देते हैं। मैं अभी भी ऐसा इंसान रहना चाहता हूं जो गर्माहट, प्यार और सच्ची भावनाएं महसूस कर सके, लू शेंग ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। लेकिन आगे अपग्रेड करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हाई ग्रेड एग्जॉटिक बीस्ट मैरो फ्लूइड चाहिए होगा। पता नहीं हाल की लड़ाई से मिले मेरिट पॉइंट्स फाइनल हुए या नहीं। अगर हो गए होंगे तो उनसे काफी सारे संसाधन मिल सकते हैं। कुछ देर बाद वैन यान उसकी क्वार्टर में रिपोर्ट देने पहुंची। रिपोर्टिंग लेफ्टिनेंट जनरल लू, आपके मेरिट पॉइंट्स की आधिकारिक गिनती पूरी हो गई है। मैं एक्सचेंज कैटलॉग और मौजूदा शर्तें लेकर आई हूं। लू शेंग ने डिजिटल टैबलेट लेकर आंकड़े देखे। 38 मिलियन से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स, यह तो काफी बड़ी कमाई है। उसने देखा कि 7th टियर एग्जॉटिक बीस्ट मैरो फ्लूइड की एक मात्रा की कीमत 1 लाख पॉइंट्स थी। बुरा नहीं है। वह संतुष्ट मुस्कान के साथ स्क्रॉल कर रहा था, तभी अचानक रुक गया। रुको, क्या? डार्क गोल्ड इतना महंगा है? 1 ग्राम के लिए 1000 मेरिट पॉइंट्स। उसने जल्दी से हिसाब लगाया और उसका जबड़ा खुला रह गया। इस हिसाब से तो मेरी सारी मेहनत के पॉइंट्स से 4 किलो से भी कम डार्क गोल्ड मिलेगा। ये क्या मजाक है? रेड स्टार ड्रैगन मार्क के हैंडल को अपग्रेड करने के लिए भी काफी नहीं है, वैन यान ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। डार्क गोल्ड बहुत ही दुर्लभ और सीमित संसाधन है, सर। सेना के पास इसकी रणनीतिक भंडार भी काफी सीमित हैं। अगर कीमत थोड़ी भी कम रखी जाती तो सारे जनरल कुछ ही मिनटों में पूरा स्टॉक खत्म कर देते। एग्जॉटिक बीस्ट्स तो लगातार पैदा होते रहते हैं, लेकिन डार्क गोल्ड बनाया नहीं जा सकता। हालांकि वह थोड़ी रुकी और उसकी आंखें चमकीं। कमांडर इन चीफ ने एक विशेष आदेश जारी किया है। लेफ्टिनेंट जनरल लू, आपको अपनी मौजूदा बैलेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 अरब मेरिट पॉइंट्स की प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन दी गई है, जिसे आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह! लू शेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें आश्चर्य और खुशी दोनों थे। मैंने सच में इतनी बड़ी सुविधा की उम्मीद नहीं की थी। इस हालत में तो मैं रेड स्टार ड्रैगन मार्क का पूरा अपग्रेड आराम से कर सकता हूं। फिर उसने रिपोर्ट पर नजर डाली। वैसे क्या 8th टियर एग्जॉटिक बीस्ट मैरो फ्लूइड उपलब्ध है? यह स्टैंडर्ड कैटलॉग में नहीं है, उसने मन में सोचा। अगर सेना के पास नहीं है तो शायद मुझे खुद ही डार्क गोल्ड की खदान ढूंढनी पड़ेगी। इतना मुश्किल सवाल सुनकर वैन यान थोड़ा हकलाने लगी। 8th टियर मैरो फ्लूइड के बारे में? असल में 7th टियर फ्लूइड भी समस्या है। हमारी मौजूदा तकनीक से एलियन बीस्ट्स में मौजूद नकारात्मक मानसिक प्रभाव और जंगली प्रवृत्तियों को पूरी तरह हटाना लगभग असंभव है।
एथ टियर मैरो फ्लूइड तो उससे भी कई गुना ज्यादा अस्थिर और खतरनाक है, उसने आगे कहा। फिलहाल सेना में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इसे सीधे अवशोषित कर सके बिना गंभीर साइड इफेक्ट या मानसिक टूटन के जोखिम के। लू शेंग ने बिना झिझक कहा, ठीक है, मेरे लिए 5 ट्यूब ले आओ। वैन यान की आंखें लगभग बाहर आ गईं। जी, लेकिन चेतावनी दे दूं, इसकी कीमत 7th टियर फ्लूइड से 10 गुना है। मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ। कीमत सुनते ही लू शेंग को उल्टी आने जैसी हालत हो गई। 10 गुना? रहने दो, 5 मत लाओ। अभी के लिए सिर्फ एक ही ले आओ, पहले देख लेते हैं। समझ गई सर। वैन यान ने सिर हिलाया और रिपोर्ट जारी रखी। लेफ्टिनेंट जनरल लू, आपके आदेश के अनुसार मैंने लियो काइमिंग की वर्तमान स्थिति की जांच भी पूरी कर ली है। क्या आप चाहते हैं कि उसे विशेष निगरानी में रखा जाए या उसे कुछ खास सहायता दी जाए? लू शेंग ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, सुनिश्चित करो कि उसे कभी भी खतरनाक फ्रंटलाइन पर न भेजा जाए। वह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक है। समझ गई। मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसकी तैनाती सुरक्षित क्षेत्रों में ही रहे। लू शेंग कुर्सी पर पीछे झुक गया और उसके होठों पर हल्की यादों भरी मुस्कान आ गई। उसे अपने छात्र जीवन के दिन याद आ गए जब वह लियू काइमिंग के अधीन पढ़ता था। वह हल्का हंस पड़ा। उसे याद आया कि कितनी बार वह लियू काइमिंग की क्लास में सो जाता था। लू शेंग ने सोचा, मैं कोई संत नहीं हूं और बनने का दिखावा भी नहीं करता, लेकिन अपनी ताकत और क्षमता के दायरे में जिन लोगों की मुझे सच में परवाह है, उनकी सुरक्षा करना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मुझे पक्षपाती कहे या कहे कि मैं अपने लोगों का पक्ष लेता हूं, तो उन्हें जितना बोलना है बोलने दो, उसने ठंडे भाव से सोचा। मेरी ताकत है ही अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। अचानक उसके फोन की तेज घंटी ने उसके विचार तोड़ दिए। लू शेंग ने स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखा और कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा, फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। लू शेंग, मैं डॉन किंग्स बोल रही हूँ। उसकी आवाज में हल्की घबराहट और जल्दबाजी थी। लू शेंग के दिल में अंदर ही अंदर खुशी की लहर उठी, लेकिन उसने आवाज सामान्य रखी। इंस्ट्रक्टर डोंग, आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा। क्या बात है? उसने आराम से कहा। लू शेंग, आज रात किन शाओ जून और मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने कम नोटिस पर फ्री होगे या नहीं, उसने जोड़ा। लू शेंग ने घड़ी देखी और दिमाग में हिसाब लगाया। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। अगर मैं अभी मैरो फ्लूइड अवशोषण शुरू कर दूं तो समय पर खत्म हो सकता है। ठीक है, उसने जवाब दिया। हम रात 8 बजे मिलते हैं। रेस्टोरेंट और जगह तुम दोनों तय कर लो। डॉन किंग्स ने जल्दी जल्दी एक लोकल रेस्टोरेंट का नाम बताया और तुरंत कॉल काट दी। बीप बीप। लू शेंग कुछ देर फोन को देखते हुए हैरान खड़ा रह गया। उधर बेस के दूसरे हिस्से में डॉन किंग्स का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। लू शेंग को इसका पता नहीं था और वह बुदबुदाया, मेरी मौजूदा जैविक नियंत्रण क्षमता से तो मुझे अपनी धड़कन भी नियंत्रित कर लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही दिल तेज धड़कने लगता है। यह तो किसी तर्क से समझ नहीं आता। उसने डॉन किंग्स के सख्त लेकिन देखभाल करने वाले स्वभाव के बारे में सोचा और खुद पर मुस्कुरा दिया। लगता है शरीर को दिमाग से धोखा नहीं दिया जा सकता। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। उसी समय सैन्य जिले के दूसरे छोर पर डॉन किंग्स फोन रखने के बाद गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह कुर्सी पर टिक गई और सामने बड़े मॉनिटर को देखने लगी।
उसके गाल अभी भी लाल थे। उसकी नजर अपने डेस्कटॉप वॉलपेपर पर टिकी हुई थी। उस तस्वीर में नेशनल स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की लड़ाई के बीच एक युवक दिख रहा था, जिसके चारों ओर जबरदस्त दबदबा झलक रहा था। और वह कौन हो सकता था? वही शोफ करने वाला लू शेंग। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और किन शाओजून मुस्कुराते हुए अंदर आया। हे, तो क्या तुमने सच में उसे डेट पर बुला लिया या आखिरी पल में डर गई? डोंग किंग्स का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने किन शाओजून की नजर से बचते हुए फाइलों पर ध्यान लगाया और जल्दी से बोली, हाँ, तय हो गया है। आज रात 8 बजे ब्लू डव रेस्टोरेंट में। अब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन किन शाओजून रुकने वाला नहीं था। वह मेज के पास टिककर बोला, वाह डोंग किंग्स, तुम तो फ्लर्ट करने में भी माहिर निकली। मैं पहले से शक कर रहा था, लेकिन जिस तरह तुम लू शेंग को देखती हो, वह किसी शिक्षक की नजर नहीं लगती। कमाल है। तुमने अपने ही स्टार स्टूडेंट को पटाया है। यह तो इतिहास बन गया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे में जोरदार आवाज गूंजी, दफा हो जाओ। ऑफिस का दरवाजा लगभग उड़ गया जब डोंग किंग्स की मानसिक शक्ति ने किन शाओजून को तेजी से बाहर फेंक दिया। वह गलियारे की दीवार से टकराकर गिरा। आज डोंग किंग्स को उसकी बेवकूफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने कॉलर में हाथ डालकर शहदरंग का जेड पेंडेंट छुआ। सेंट्रल मिलिट्री रीजन, जिसे लोग ईस्टर्न एम्परर कहते हैं। डोंग वंश को पार करने वाला उत्तराधिकारी, वह बुदबुदाई। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। आखिरकार उसकी नजर दृढ़ हो गई। मुझे जितनी जल्दी हो सके ग्रांड मास्टर स्तर तक पहुंचना होगा। मैं पीछे नहीं रहूंगी। उधर अपने क्वार्टर में लू शेंग को जेब में फोन के मैसेज की तेज वाइब्रेशन महसूस हुई। उसने जल्दी से फोन निकाला और भेजने वाले को देखा। उसका मन फिर से साधना मोड में चला गया। मैसेज वैन यान का था। सर, आपके द्वारा मांगा गया 7th टियर मैरो फ्लूइड दूसरी मंजिल के हॉल में पहुंचा दिया गया है। साथ ही आपके आदेश के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया गया 8th टियर मैरो फ्लूइड भी रखा गया है। कृपया इसे लेते समय बेहद सावधानी बरतें। लू शेंग ने ठुड्डी सहलाई। इतनी जल्दी आ गया? अभी दोपहर ही है, क्यों न अभी साधना शुरू कर दूं? अगर ताकत थोड़ी और बढ़ गई तो आज रात डोंग किंग्स से मिलते समय और भी प्रभावशाली लगूंगा। लू शेंग सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के ट्रेनिंग हॉल में पहुंचा। वैन यान की टीम ने तेजी से काम किया था और कई बड़े साफ कंटेनर चमकते मैरो फ्लूइड से भरे थे। लू शेंग ने एक नजर में सब जांचा। नीले कांच की एक जैसी ट्यूबों की कतार थी, जिनमें से हर एक में 7th टियर बीस्ट का सार भरा था। बाकियों से अलग एक काली ऑब्सीडियन रंग की खास ट्यूब भी रखी थी, जिस पर मजबूत सील थी। वही दुर्लभ 8th टियर मैरो फ्लूइड था। लू शेंग ने पहले 7th टियर की एक ट्यूब उठाई। मोटे कांच के पार भी अंदर की चमकती ऊर्जा दिल की धड़कन की तरह धड़कती दिख रही थी। लू शेंग ने सिर पीछे किया और पूरी 7th टियर ट्यूब एक ही घूंट में पी गया। लगभग तुरंत ही उसके पेट में उग्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो पिघले लोहे की तरह पूरे शरीर में फैल गई। 7th टियर फ्लूइड की ताकत 6th टियर से कई गुना ज्यादा थी और स्वाद बेहद कड़वा और धातु जैसा था। लू शेंग ने आंखें बंद कीं, उस जलन को महसूस किया और फिर अगली ट्यूब उठाने लगा। कुछ ही पलों में लू शेंग ने सारी 7th टियर ट्यूबें खत्म कर दीं। दुनिया में शायद ही कोई योद्धा इतना कच्चा ऊर्जा एक साथ इस तरह लेने की हिम्मत करता। उसने लंबी सांस छोड़ी और बोला, अजीब है। अभी तक कुछ खास महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसके भीतर चेतावनी सी उठी।
अचानक हिंसक खून के प्यासे विचार उसके दिमाग में उमड़ पड़े, वे जंगली प्रवृत्तियां जो उन बीस्ट्स की थीं जिनसे यह मैरो लिया गया था। यह हमला इतना अचानक और अमानवीय था कि कमजोर दिमाग तुरंत टूट जाता। लेकिन लू शेंग की मार्शियल विल ड्रीम वर्ल्ड की आग में तपकर अटूट बन चुकी थी। उसने अपने मन के ग्रे डिस्क पर एक खास इच्छा को सक्रिय किया और उन जैसे प्रभावों को तुरंत मिटा दिया। यही वह खतरनाक स्पिरिचुअल पॉल्यूशन था जो फ्लूइड में छिपा था। जैसे ही मानसिक दाग साफ हुआ, कच्ची ऊर्जा उसके मेरिडियंस में भयानक बाढ़ की तरह दौड़ने लगी। लू शेंग ने अपनी मजबूत मानसिक शक्ति से उसे छाती में धड़क रहे ब्लड कोर की ओर मोड़ दिया। वह कोर तेजी से फूलने लगा। पिछली सफलता के बाद से जो खालीपन उसके शरीर में था, वह तेजी से भरने लगा। जब ब्लड कोर एक बड़े अंडे जितना हो गया और लाल रोशनी से चमकने लगा, तब लू शेंग ने ध्यान बदला। एक मानसिक आदेश से उसने उसका फैलना रोक दिया। कोर अचानक रुक गया और रोकी गई ऊर्जा अब अंदरूनी संरचना पर और भी उग्रता से हमला करने लगी। इस बार लू शेंग ने जानबूझकर ब्लड कोर को ज्यादा ऊर्जा सोखने दी थी ताकि टूटने पर बड़ा असर मिले। जैसा उसने सोचा था, कोर के टूटते ही प्रतिक्रिया विस्फोटक हुई। उसकी ब्लड एनर्जी पहले 10 गुना, फिर 1000 गुना, फिर 10,000 गुना बढ़ती चली गई, फिर लाख, 10 लाख और अंत में 100 मिलियन गुना तक पहुंच गई। डिवाइन इल्यूमिनेशन किंग सूत्र सक्रिय हुआ और इस शक्ति को आशीर्वाद देकर 1 अरब गुना परिवर्तन तक बढ़ा दिया। उसकी ब्लड एनर्जी जो पहले ही बाढ़ जैसी थी, अब जीवन की सुपरनोवा बन गई। इसी दबाव में उसके मैरो में दूसरी इमॉर्टल सेल बन गई। इस दूसरी सेल के जन्म के साथ ही उसके इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का तीसरा चरण एक और बड़ी छलांग लेकर जैविक पूर्णता के और करीब पहुंच गया। धीरे धीरे उग्र आभा शांत हो गई और लू शेंग का शरीर सामान्य दिखने लगा। उसने सिर खुजलाया और संतोष महसूस किया। उसे साफ लगा कि इस बार ब्लड कोर के टूटने के बाद उसके इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को शुरुआती पूर्णता तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 और सफल वृद्धि चाहिए। ब्लड एनर्जी की टक्कर में उसका पूरा शरीर और मजबूत और परिष्कृत हो गया था। यह प्रक्रिया विनाश और पुनर्जन्म जैसी थी, लेकिन अन्य योद्धाओं के जोखिम भरे तरीकों से कहीं ज्यादा सुरक्षित थी। उसकी अमर कोशिकाओं में अभी भी अपार संभावनाएं छिपी थीं। लू शेंग ने यह भी देखा कि उसकी मौजूदा इमॉर्टल सेल्स ने टक्कर के दौरान कुछ अतिरिक्त ऊर्जा भी सोख ली थी और ज्यादा चमकदार हो गई थीं। अगर ऐसे अरबों परिवर्तन और हुए तो शायद उनकी दिव्य रोशनी आंखों को चकाचौंध कर दे। यही उसके रास्ते की असीम संभावनाओं का प्रमाण था। अगर 1 अरब परिवर्तन सिर्फ नींव हैं, तो जब 10 अरब या 100 अरब परिवर्तन होंगे तब क्या होगा? लू शेंग ने हाथ उठाकर देखा। उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक झिलमिला रही थी। उसने सोचा, क्या इस शक्ति की कोई सीमा है या एक दिन वह ऐसा स्तर छू लेगा जो इंसानों की समझ से बाहर होगा? तभी उसे अपने शरीर में कुछ अवशेष सा महसूस हुआ। उसने हाथ घुमाकर देखा और मेरिडियंस में हल्की रुकावट महसूस की। उसे समझ आया कि 7th टियर मैरो फ्लूइड का कुछ हिस्सा अभी पूरी तरह संसाधित नहीं हुआ है। उसने मेज पर रखी 8th टियर मैरो फ्लूइड की काली ट्यूब की ओर देखा और बुदबुदाया, मैंने एक साथ 8 बोतल 7th टियर पी ली और नतीजा बस इतना ही मिला। लगता है शरीर की भूख उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अभी समय है तो क्यों न थोड़ा और आगे बढ़ूं। उसने तुरंत 8th टियर ट्यूब उठाई और सील खोल दी। कमरे में तेज गंध फैल गई। इसका स्वाद पिछली से भी ज्यादा भयानक था, जैसे ओजोन और पुराने लोहे का मिश्रण। लेकिन लू शेंग ने बिना झिझक सिर पीछे किया और काले सुनहरे तरल को गले से उतार लिया। इस एक बोतल की ऊर्जा अभी तक ली गई सारी ऊर्जा से भी ज्यादा थी, जैसे गिरते तारे की ताकत शरीर में टकरा गई हो।
लेवल 8 एग्जॉटिक बीस्ट मैरो फ्लूइड की खाली शीशी उसके कांपते हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई और 1000 टुकड़ों में टूट गई। उसी क्षण उस पर पहले से भी भयानक दर्द का हमला हुआ, ऐसा कष्ट जो उसने पहले कभी नहीं सहा था। वह एहसास बदले की तरह लौटा और उसकी चेतना को निगलने लगा। लू शेंग के मन की गहराइयों में जंगली खून के प्यासे विचार ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। नकारात्मक ऊर्जा की बाढ़ उसके मन में भर गई। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन दानव राजा उसके मैरों में बस गया हो, जिसमें हत्या की आदिम प्रवृत्ति भरी थी। वह छाया एक कैद किए हुए जानवर की तरह उसकी मानसिक शक्ति की दीवारों से टकरा रही थी, उसकी आत्मा पर कब्जा करने के लिए। भारी दबाव से लू शेंग फर्श पर गिर पड़ा, दोनों हाथ पेट पकड़कर जैसे भीतर की आग को बाहर निकालना चाहता हो। उसने दांत इतनी जोर से भींचे कि वे टूटने को थे, बस इस भयानक बदलाव को सहने की कोशिश कर रहा था। आह! लू शेंग के गले से पागलपन भरी दहाड़ निकली। उसकी मार्शियल विल और मैरो के बीस्ट इंस्टिंक्ट्स की टक्कर से उसके रोमछिद्रों से गाढ़े काले खून की बूंदें निकलने लगीं। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा इतनी भयानक थी कि आसपास की हवा तक कांपने लगी। उसके मन में फिर उस क्रूर ताजधारी दानव राजा की छवि उभरी। उसकी आवाज गहरी और लुभावनी थी। तुम इस शक्ति को रोक नहीं सकते, छोटे इंसान, वह फुसफुसाया। तुम और मैं एक ही सार से बने हैं। संघर्ष छोड़ो और इसे स्वीकार करो। लू शेंग ने जवाब नहीं दिया, बस दर्द सहते हुए अपने मन को अंधेरे के खिलाफ खड़ा रखा। जैसे अनंत समय तक मानसिक युद्ध सहने के बाद लू शेंग की आंखें अचानक खुलीं और उनमें ठंडी सुनहरी रोशनी चमक उठी। वह खड़ा हुआ और आध्यात्मिक प्रहार से उस दानव की छवि को चूर-चूर कर दिया। दूर हो जाओ, उसकी आवाज अटल संकल्प से गूंज उठी। गड़गड़ाहट। लू शेंग के ग्रांड मास्टर फोर्स फील्ड के विस्फोट से पूरा भवन कांप उठा जैसे भूकंप आ गया हो। दूसरी मंजिल के कमरे में मौजूद कर्मचारी और वैंग यान अचानक डर से जड़ हो गए। छत से प्लास्टर गिरने लगा और दीवारों में दरारें फैल गईं। यह इमारत 16 तीव्रता के भूकंप झेलने के लिए बनाई गई थी, फिर भी गिरने की कगार पर लग रही थी। उसी समय लू शेंग का शरीर भयानक रूप से बदलने लगा। उसका आकार कई गुना बढ़ गया और ऊर्जा बेकाबू होकर बाहर निकलने लगी। वह लगभग जैविक विस्फोट की कगार पर था। उसका शरीर अब फूला हुआ विशाल आकार ले चुका था। संतुलित मांसपेशियां अब अनियमित पत्थर जैसे उभरे मांस में बदल गई थीं। उसकी बाहें किसी एथलीट की जांघों से भी मोटी हो गई थीं और पैर बड़े खंभों जैसे लग रहे थे। उसकी पहले की सफेद त्वचा खिंचकर पारदर्शी सी हो गई थी, जिसके नीचे फटी हुई नसें साफ दिख रही थीं। काली उभरी हुई नसें केंचुओं से भी मोटी होकर उसकी सूजी हुई भुजाओं पर फैल गई थीं। वह अब इंसान कम और किसी आदिम दैत्य जैसा लग रहा था जो अपनी ही शक्ति को संभाल नहीं पा रहा। अपने अंदर की स्थिति देखते हुए लू शेंग ने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां पिघलने लगी हैं। यहां तक कि उसकी इस्पात से कठोर हड्डियों में भी दरारें आने लगीं। वह लगभग मर रहा था, लेकिन उसी समय उसके भीतर अजीब सी खुशी भी उठने लगी। नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक अपने आप बहने लगी और उसे अननोइंग स्टेट के दूसरे स्तर की गहराई में ले गई। उस पल लू शेंग की आत्मा जीवन और मृत्यु की सीमा पर टिमटिमाती लौ जैसी थी। उसकी चेतना फैल गई और उसने अपने ही विकास की विशाल योजना को देखने लगा। एक बार फिर लू शेंग उस अद्भुत ध्यान अवस्था में पहुंच गया जहां दर्द सिर्फ दूर की गूंज बन गया था और उसकी जगह दिव्य आनंद ने ले ली थी। अब वह ऊर्जा से जूझता इंसान नहीं था, वह खुद ऊर्जा बन चुका था जो विनाश की आग में अपने ही पात्र को गढ़ रही थी। धीरे धीरे वह भयानक सूजन कम होने लगी और लू शेंग का शरीर फिर से सिकुड़कर अपने सामान्य संतुलित मानव आकार में लौटने लगा। जब उसने आखिरकार आंखें खोलीं,
उसके चेहरे पर एक शांत और कोमल मुस्कान थी, कुछ वैसी जैसे कोई प्राचीन साधु ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ गया था, झाओ वेंडा ने जो परीक्षा झेली थी वह यही थी। जब तक इंसान खुद को पूरी तरह तोड़ नहीं देता, तब तक असली खड़ा होना संभव नहीं। यही असली टूटकर फिर खड़ा होना था। इमोर्टल गोल्डन बॉडी का तीसरा चरण आखिरकार पूरी तरह पूरा हो चुका था। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी तो सूर्या रात के 11:52 दिखा रही थीं। समय देखकर उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अरे, इस बार तो सच में हद हो गई, लू शेंग ने आह भरते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेबसी और शर्म दोनों झलक रहे थे। वह जिस डिनर पर जाने का वादा कर चुका था, उसके लिए लगभग 4 घंटे देर हो चुकी थी। उसने बस हाथ हल्का सा हिलाया और मानसिक ऊर्जा की एक धारा से अपना फोन जमीन से खींचकर हथेली में ले आया। स्क्रीन अनलॉक करते हुए उसे डर लग रहा था कि नोटिफिकेशन में क्या दिखेगा। जैसा उसने सोचा था, स्क्रीन पर दर्जनों मिस्ड कॉल थीं। उनमें से सिर्फ एक कॉल डॉन किंग्स की थी, शाम के 7:55 पर। बाकी सभी कॉल किन शाओजून की थीं, जो समय के साथ और ज्यादा बेचैन होती जा रही थीं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने खुद को संभाला और डॉन किंग्स का नंबर मिलाया। कुछ रिंग के बाद उसकी ठंडी आवाज आई, हेलो। लू शेंग ने जल्दी से कहा, मुझे सच में बहुत अफसोस है, इंस्ट्रक्टर डोंग। मैं कुछ कामों में फंस गया था। डॉन किंग्स ने शांत स्वर में पूछा, तुम कल्टीवेशन करते हुए समय भूल गए थे, है ना? लू शेंग ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। उसने फिर पूछा, और कुछ? लू शेंग ने पूरी ईमानदारी से कहा, बस वही। उसे यह पता ही नहीं था कि पहली डेट पर इतनी सीधी ईमानदारी कभी कभी सामाजिक आत्महत्या जैसी होती है। ठीक है, लगता है मुझे भी जाकर कल्टीवेशन करना चाहिए। अलविदा। कॉल तुरंत कट गई। लू शेंग फोन को देखते हुए समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया का मतलब क्या है। उसकी आवाज गुस्से वाली तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक भारीपन जरूर था, जैसे वह सच में बहुत नाराज हो। तभी फोन फिर बजा। इस बार किन शाओजून का कॉल था। लू शेंग ने कॉल उठाया ही था कि उधर से विस्फोट जैसा चिल्लाना शुरू हो गया। लू शेंग, तुम मरे हुए आदमी हो, सुन रहे हो? मरे हुए इतनी जोर से चिल्लाया कि लू शेंग को फोन दूर करना पड़ा। मार्शल आर्ट्स में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होगा, लेकिन लोगों के मामले में तुम बिल्कुल गधे हो। किन शाओजून लगातार बोलता ही गया। तुम्हें पता भी है कि डॉन किंग्स ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी के साथ डिनर के लिए हाँ कहा था, और तुमने उसे 4 घंटे इंतजार करवाया। तुम्हारी बेवकूफी सच में कमाल की है। लू शेंग के कान सच में बजने लगे थे। उसे उंगली डालकर साफ करना पड़ा। उसने सीधा जवाब दिया, आज मेरी मार्शल आर्ट्स एक बड़े बॉटलनेक पर थी। मैं ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब था, इसलिए बाहर की दुनिया का होश ही नहीं रहा। मार्शल जीनियस की इस दलील के सामने किन शाओजून बस लंबी थकी हुई सांस ही ले सका। अच्छा, लगता है ऊपर वाले को तुम्हारे टाइमिंग से मजाक करना बहुत पसंद है। देखो, मुझे पता है तुम हर हफ्ते कोई नया ब्रेक थ्रू कर लेते हो, जो कमाल की बात है। लेकिन क्या वह आज ही होना जरूरी था? लू शेंग ने मासूमियत से कहा, ज्ञान प्राप्ति को क्या मैं शेड्यूल कर सकता हूँ? और वैसे भी मैं सिर्फ 3-4 घंटे ही तो लेट हुआ हूँ। क्या यह इतना बड़ा अपराध है? फोन लाइन पर लंबी खामोशी छा गई। किन शाओजून को लगा कि लू शेंग के पास रोमांस की समझ नाम की चीज ही नहीं है। लड़ाई और कल्टीवेशन में लू शेंग लगभग परफेक्ट था, लेकिन महिलाओं को समझने में वह बिल्कुल नौसिखिया था। उसे लगा शायद कॉल कट गई है। तभी किन शाओजून की आखिरी व्यंग्य भरी आवाज आई, लू शेंग, तुम सच में लीजेंड हो।
खुद को बर्बाद करने की कला में क्लिक। लू शेंग फोन को देखते हुए सच में उलझ गया। क्या यह सच में इतना गंभीर है? रहने दो, मैं खुद ही देख लेता हूँ। थोड़ी देर सोचकर वह जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और ड्रीमस्केप में प्रवेश किया। ड्रीमस्केप में पहुंचते ही लू शेंग सीधे अपने पर्सनल इंटरफेस पर गया। उसने डेटा स्क्रॉल किया और पार्टनर सेक्शन खोला। वहां डॉम किंग्स का नाम अभी भी मौजूद था। यह देखकर उसने राहत की लंबी सांस ली। देखा, मैंने कहा था न कि कोई बड़ी बात नहीं है। उसका नाम अभी भी यही है। लोग बस 3 घंटे की देरी को लेकर बेवजह ड्रामा कर रहे हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। किन शाओजून तो बस ज्यादा ही हंगामा करता है। अगर वह ठीक है तो मुझे भागने की जरूरत नहीं। पहले रिफाइनमेंट पूरा कर लेता हूं। इसके बाद लू शेंग ने अपने हाल ही के जीवन मरण वाले अनुभव से मिले फायदों का ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। इमोर्टल गोल्डन बॉडी का तीसरा चरण हैरान करने वाली तेजी से पूरा हुआ था। दूसरे चरण की तुलना में इसकी प्रगति बहुत तेज थी, जैसे उसने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया हो। इससे उसका शरीर कई गुना बेहतर हो गया था। कोशिकाओं के स्तर से शरीर को दोबारा बनाकर उसने बाहरी रूप और अंदरूनी संरचना दोनों में अभूतपूर्व पूर्णता हासिल कर ली थी। इतिहास की लगभग हर मार्शल आर्ट तकनीक साधक की हड्डियों की संरचना और प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर करती है। यही चीज तय करती है कि कोई तकनीक शरीर के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। जैसे जिन लोगों की हड्डियां स्वाभाविक रूप से भारी और घनी होती हैं, वे मुक्केबाजी तकनीकों और भारी हथियार चलाने के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। जिनके हाथ पैर लंबे और लचीले होते हैं, वे तलवारबाजी में बेहतर होते हैं, जबकि जिनके जोड़ ज्यादा फुर्तीले होते हैं, वे तेज गति वाली तकनीकों के लिए उपयुक्त होते हैं। एक ही तकनीक अलग अलग लोगों के हाथों में अलग स्तर की ताकत पैदा कर सकती है। लू शेंग एक व्यापक बॉडी कल्टिवेटर था, लेकिन उसे भी पहले यह नहीं पता था कि उसकी संगतता उन उच्च स्तर की स्टेलर रिफाइनिंग तकनीकों के साथ कितनी है। अब तक की यात्रा में उसका शरीर धीरे धीरे उन तकनीकों के अनुकूल बनता जा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि मेहनत से बदला हुआ शरीर भी किसी बाहरी तकनीक के साथ पूरी तरह परफेक्ट मेल नहीं खा सकता। उसने गहराई से सोचा, अगर वह एटर्नल स्टार अन्नाइलेशन आर्ट को भी उसके निर्माता वैन ही जितने स्तर तक सीख ले, तब भी शायद वह उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वह उसका निर्माता नहीं है। एटर्नल स्टार अन्नाइलेशन आर्ट खास तौर पर ईस्टर्न एक्सट्रेमिटी वैन ही के लिए बनाई गई थी। जब तक लू शेंग इसे ज्यों-का-त्यों अपनाता, वह बस उसी रास्ते पर चलने वाला यात्री होता जिसे किसी और ने बनाया था। लेकिन अब से सब बदल चुका था। नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक की रिकर्सिव रिफाइनमेंट की वजह से लू शेंग ने अपनी नींव ही दोबारा बना ली थी। उसने एटर्नल स्टार अन्नाइलेशन आर्ट को अपने शरीर के हिसाब से बदलकर एक नया संस्करण बना लिया था। अब उसकी कंपैटिबिलिटी सीधे 100% तक पहुंच गई थी, शायद खुद वैन ही से भी ज्यादा, क्योंकि उसने इस तकनीक को आधुनिक मार्शल सिद्धांतों के साथ सुधार दिया था। लू शेंग की सोच अचानक नाम रखने की तरफ गई। इतनी शक्तिशाली मार्शल बॉडी का कोई खास नाम होना चाहिए। उसने सोचा इसे एटर्नल स्टार अनडाइंग बॉडी कह देना ठीक रहेगा, जो इसके मूल और इसकी अमरता दोनों को दर्शाता है। उसका ध्यान प्राचीन कथाओं में बताए गए प्रसिद्ध शरीरों की तरफ गया, प्रिमोर्डियल सेक्रेड बॉडी, सेलेस्टियल ओवरलोड बॉडी, इन्नेट दाओ एम्ब्रियो, केओस बॉडी। ये सभी अस्तित्व के सर्वोच्च रूप माने जाते थे। अपनी मौजूदा स्थिति में उसे लगा कि वह सच में कह सकता है कि उसके पास ब्रह्मांड का सबसे मजबूत शरीर है। भले ही इसमें थोड़ा युवावस्था वाला गर्व हो,
लेकिन उसकी नसों में दौड़ती शक्ति सच में विशाल थी। उसकी असली ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह साफ महसूस की जा सकती थी। जब उसने अंदर झांका तो नई हड्डियों और मांसपेशियों की संरचना दिखी। उनके पैटर्न और घुमाव सामान्य योद्धाओं से अलग थे। इसे शब्दों में समझाना मुश्किल था, लेकिन उनमें एक अजीब और रहस्यमय सुंदरता थी, जैसे कोई दिव्यकृति अभी बनना शुरू हुई हो। यह ऐसा था जैसे आदिम अंधेरे में कोई नया तारा जन्म ले रहा हो। यहाँ तक कि उसका खून भी बदल चुका था, जिसमें हल्की सुनहरी चमक थी, उसकी नई अनडाइंग स्थिति का संकेत। लू शेंग ने हवा में एक साधारण मुक्का मारा। अचानक पूरा कमरा ऐसे चमक उठा जैसे पूर्व दिशा में सूरज उग आया है। वह खुद रोशनी का केंद्र बन गया था। उसके हर हिलने से हल्की चमक पैदा हो रही थी। वह उसने अपनी छाती पर मुक्का मारा और उसके शरीर से एक अनोखी आवाज निकली, जैसे ड्रैगन की गर्जना, बाघ की दहाड़ और मंदिर की घंटी एक साथ गूंज रही हो। ड्रैगन की गर्जना, बाघ की दहाड़ और मंदिर की घंटी, ये सब शारीरिक मार्शल आर्ट के महान ग्रैंडमास्टर के संकेत माने जाते हैं। उसने टाइगर्स रोर गोल्डन बेल शील्ड और ड्रैगन्स रोर आयरन क्लॉथ शर्ट जैसे स्तरों को पार कर लिया था। अब वह उनसे बहुत आगे बढ़ चुका था। लू शेंग की आंखों में उत्साह चमक उठा। अब तो एक पीक ग्रांड मास्टर के लिए भी उसकी रक्षा तोड़ना लगभग असंभव होगा। उसने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, अब मेरी कॉम्बैट पावर कितने सितारों की होगी? पहले से दोगुनी तो जरूर होगी, लेकिन बिना परीक्षण के वह निश्चित नहीं हो सकता था। ड्रीमस्केप में चलते हुए वह किसी उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी की तलाश करने लगा। शायद किसी से लड़कर नई सीमा पता कर लेनी चाहिए, उसने सोचा और मार्शल बेस के खंडहरों में आगे बढ़ गया। मिल गया। आगे मून ब्लेड मार्शल सेंट गुएक्सुएन खड़ा था। वह चमकदार कवच पहने था और हाथ में विशाल अर्धचंद्राकार ब्लेड था, जिससे ठंडी भयावह आभा निकल रही थी। लू शेंग ने मुट्ठियां भींच लीं और उसके अंदर उत्साह उबल पड़ा। ठीक है, देखते हैं। अब क्या मैं सच में मार्शल सेंट की छाया के सामने टिक सकता हूं? ड्रीमस्केप की नकली दुनिया में लू शेंग की आकृति डरावनी खामोशी के साथ प्रकट हुई। वह टूटे हुए संसार पर गिरते तारे की तरह उतरा और उसके पैर पुराने टूटे रास्ते पर पड़े। लू शेंग की आंखों में जलती हुई लड़ने की इच्छा चमक रही थी। उसका कदम तुरंत तेज हो गया और उसका पूरा शरीर रोशनी की एक रेखा बनकर सेंट की ओर दौड़ पड़ा। गुएक्सुएन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कलाई हिलाई और काली लंबी तलवार उठाई। आसमान से रोशनी की एक चकाचौंध करती लकीर उतरी और पल भर में लू शेंग के सामने आ गई। लू शेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसने वार से बचने की बजाय सीधे सामना किया। धड़ाम! दोनों की ताकत टकराते ही खंडहर कांप उठे। मार्शल सेंट गुएक्सुएन के इस वार की ताकत इतनी भयानक थी कि लू शेंग को बचाव की मुद्रा लेनी पड़ी। उसने दांत भींचकर पूरे शरीर से वार सहने की कोशिश की। धम! शक्ति का विस्फोट हुआ और वह गोले की तरह पीछे उड़ गया। वह 3 बड़े कंक्रीट भवनों को तोड़ता हुआ सड़क पर गिरा। 100 मीटर से ज्यादा तक फिसलने के बाद वह रुका। लू शेंग एक घुटने पर झुक गया। उसके पैरों ने सड़क पर 2 गहरी लकीरें बना दी थीं। धूल चारों तरफ उड़ रही थी। वह भारी सांस लेते हुए बोला, यह तो मार्शल सेंट का बस एक साधारण वार था, लेकिन उसकी दृढ़ता नहीं टूटी। अगर तुम मुझे एक वार में नहीं मार सके, तो आज मरने वाला तुम हो। लू शेंग का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। उसके माथे से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। यह रोशनी पूरे शरीर में फैल गई और 3 इमोर्टल सेल्स एक साथ जल उठीं। भगवान जैसी गूंजती आवाज में उसने कहा, लिमिटलेस मार्शल विल।
सक्रिय। एक पल में उसके पीछे हवा मुड़ने लगी। अनमूविंग फायर कैट, चिलिंग स्पैरो प्रिजन, गोल्डन रेनबो ग्रेट सन और न्यू मून डिवाइन वाइंड के विशाल प्रेताकार रूप प्रकट हो गए। साथ ही 8 से ज्यादा ग्रांड मास्टर विल्स भी फूट पड़े। बर्फ और आग की शक्तियां मैदान में टकराने लगीं। आसमान में आग के स्तंभ उठे और बिजली गिरी। दृश्य इतना भयानक था कि पूरा क्षेत्र कांप उठा। नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। लू शेंग खंडहरों के बीच खड़ा था, चेहरा ठंडा और नजर सीधी गु एक्सयूएन पर। धीरे धीरे उसने हाथ उठाया और उंगलियां मोड़ी, जैसे वह अपने चारों ओर घूमती विनाशकारी ऊर्जा को एक ही अंतिम प्रहार में समेटने वाला हो। लू शेंग ने गु एक्सयूएन की आंखों में देखा, उस खाली चेहरे के पीछे छिपे सच को पढ़ने की कोशिश की। उस खामोशी में उसे एक बात समझ आई, सच्ची प्रतिभा अक्सर साधारण दिखावे के पीछे छिपी होती है। एक बार और पर्दा गिर जाएगा, लू शेंग ने धीरे से कहा। उसकी इंद्रियां शांत लेकिन तेज थीं। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादों को महसूस कर सकता था। उसने पीछे हटकर अपने घावों से धूल झाड़ी और कहा, अब तुम्हें असली शक्ति दिखाने का सम्मान देता हूं। अचानक उसकी आंखों का काला रंग फीका पड़कर भूतिया ग्रे बन गया। उसका शरीर और भी विशाल और प्रभावशाली लगने लगा, जैसे वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हो और बाकी सबको ऊपर से देख रहा हो। मार्शल गॉड स्टेट में प्रवेश करते हुए उसने कहा, देखो, यह है मेरे मार्शल दाओ की पूर्णता। उसने हाथ हिलाया और वास्तविकता जैसे फट गई। क्षण भर में सैकड़ों लू शेंग के रूप क्षितिज पर प्रकट हो गए। हर एक अलग जगह पर खड़ा था। सभी ने एक साथ मुट्ठियां भींची और गु एक्सयूएन पर हमला कर दिया। इतनी भयानक शक्ति की लहर के सामने गु एक्सयूएन के शांत चेहरे पर पहली बार हल्का सा भाव दिखाई दिया। मार्शल सेंट ने तलवार खींची। गुलाबी रंग की भयानक ब्लेड ऑयरा फूट पड़ी। एक चमकदार वार आसमान को चीरता हुआ आया। उस पल लू शेंग को अचानक लैंड चेन के साथ अपने पुराने जीवन मरण युद्ध की याद आ गई, वही एहसास जैसे शून्य खुद टूट रहा हो। सैकड़ों लू शेंग एक साथ टूट पड़े। उसी क्षण करीब 20 अलग अलग ग्रांड मास्टर विल्स भी फूट पड़े और आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हो गया। दोनों विनाशकारी तकनीकें टकराईं। भयानक धमाका हुआ और चमक इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया सफेद हो गई। आधी सड़क रोशनी के पर्दे में छिप गई, कोई भी अंदर क्या हो रहा है नहीं देख सकता था। जब रोशनी और धुआं धीरे धीरे हटे तो सड़क पर गु एक्सयूएन अकेला खड़ा था। वह बचाव की मुद्रा में था, दोनों हाथ तलवार पर, लेकिन उसके शरीर पर दरारें फैल चुकी थीं। लू शेंग बिजली की तरह उसके पास से गुजरा, उसकी मुट्ठियां अब रहस्यमयी ग्रे आग में लिपटी थीं। लू शेंग ने पीछे मुड़कर गु एक्सयूएन को देखा, जो अब नष्ट होने के कगार पर था। वह बोला, अफसोस, तुम बहुत सुंदर योद्धा थे, लेकिन इस दुनिया में कोई मेरी चमक से ज्यादा नहीं चमक सकता। उसने दिल पर हाथ रखा और योद्धा की तरह झुककर कहा, शांति से विश्राम करो। इतना कहते ही गु एक्सयूएन का शरीर रेत की तरह बिखर गया और जमीन पर बस टूटा हुआ काला लाल कवच रह गया। लू शेंग की आंखों में हल्की चिंता चमकी। उसे एहसास हुआ कि उसने मार्शल सेंट स्तर के इस ज़ॉम्बी को बहुत हल्के में ले लिया था। गु एक्सयूएन अभी एक भयानक अंतिम तकनीक शुरू करने ही वाला था। अगर उसके पास थोड़ा भी असली दिमाग बचा होता तो शायद आज मरने वाला लू शेंग होता। सीधी बात यह थी कि अगर लू शेंग ने पहले ही खतरे को महसूस करके पूरा जोर से हमला न किया होता तो जीत शायद उस मृत सेंट की होती। अब लड़ाई खत्म होने के बाद उसका एड्रेनालिन उतरने लगा। दुनिया घूमने लगी और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अपनी बची हुई ताकत जुटाकर लू शेंग घिसटते हुए गु एक्सयूएन के टूटे कवच तक पहुंचा।
उसकी सांसें भारी थीं। मेरी शैटरिंग वॉइड तकनीक विकसित हो गई है, उसने दांत भींचते हुए कहा। अब मैं 200 से ज्यादा वर्चुअल क्लोन्स बनाकर एक साथ हमला कर सकता हूं। पिछली ब्रेक थ्रू के बाद से यह संख्या दोगुनी हो गई है। शैटरिंग वॉइड अब लू शेन की लड़ाई की ताकत का सबसे ऊंचा स्तर बन चुका था। उसने ठंडे और सोच समझकर अंदाज में सोचा, अभी के लिए यह ताकत सिर्फ ड्रीम स्पेस का राज ही रहेगी। जागती दुनिया में अभी कोई भी इस चाल को देखने लायक नहीं है, कम से कम अभी नहीं। जिस दिन मैं इसे सबके सामने इस्तेमाल करूंगा, उस दिन मेरे हाथ मार्शल सेंट्स के खून से जरूर लाल होंगे। उसी समय गुएक्सयूएन के बचे हुए अवशेषों से गाढ़ा काला धुआं उठने लगा। वह फटे हुए झंडे की तरह ऊपर उठकर लू शेन को पूरी तरह घेर गया। लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया, बस शांति से आंखें बंद कर लीं। आखिरकार एक मार्शल सेंट की विरासत। दबे हुए यादों का दरवाजा अचानक खुल गया और वह खुद को एक ऐसे दृश्य में पाया जहां आसमान पूरी तरह काला था। तेज बारिश जमीन पर बरस रही थी और बिजली की चमक अंधेरे को चीर रही थी। हर गर्जन ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक छोटा लड़का कोने में सिमटा बैठा था। उसने अपने घुटनों को सीने से लगाया हुआ था और ठंड व डर से कांप रहा था। हवा में सड़ांध और नमी की बदबू भरी हुई थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक दुबला-पतला इंसान तूफान चीरते हुए झोपड़ी में घुसा। उसकी पीठ के पीछे कुछ छिपा हुआ था। गंदे और फटे गद्दे के नीचे से वह छोटा बच्चा बाहर निकला। उसके पीले चेहरे पर अचानक खुशी की चमक आई। बड़ा लड़का पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। उसने मुट्ठी जितनी छोटी कांच की शीशी निकाली जिसमें लाल चमकता तरल भरा था। उसने वह छोटे लड़के को पकड़ा दिया। जल्दी देखो गुएक्सयूएन, मैं क्या लाया हूं। छोटे लड़के ने ट्यूब पकड़ ली। उसकी आंखों में उत्साह और डर दोनों थे। क्या यह न्यूट्रिएंट फ्लूइड है? भाई, तुम्हें यह कहाँ मिला? बड़े लड़के के चेहरे पर ठंडी नाराजगी चमकी। पूरा दिन कूड़े के जहरीले ढेर में खोजता रहा। मुझे 2 मिलने वाले थे, लेकिन एक्साएओ दाओ गैंग का एक स्कैवेंजर दूसरा छीन ले गया। कसम खाता हूं, एक दिन उनसे सब कुछ वापस वसूल करूंगा। एक्साएओ दाओ गैंग बहुत खतरनाक हैं, भाई, छोटे लड़के ने डरते हुए कहा। बड़े लड़के की नजर ठंडी हो गई। अगर हम उनका सामना नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। अगर लड़ेंगे तो कम से कम जीने का मौका मिलेगा। अब पी लो। छोटे लड़के ने शीशी वापस बढ़ा दी। चलो आधा आधा पीते हैं। और उनसे मत लड़ो, बहुत खतरनाक है। बड़े लड़के की आंखों में नरमी आई। मेरी चिंता मत करो गुएक्सयूएन, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स बेस में जरूर भेजूंगा। तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनोगे। आखिरकार छोटे लड़के ने सिर हिलाया और एक ही घूंट में कड़वा तरल पी गया। दृश्य बदल गया। कुछ समय बाद गुएक्सयूएन का भाई हाथ में टूटा हुआ चाकू लेकर गुंडों के एक समूह का पीछा कर रहा था। वे डर से भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, यह पागल है। यह लड़का पूरी तरह सनकी है। भागो। तभी मलबे के बीच से एक दुबला लड़का रोता हुआ दौड़कर आया। भाई, बड़ा लड़का तुरंत शांत हो गया। मैं ठीक हूं, मत रो गुएक्सयूएन। छोटा लड़का दौड़कर उससे लिपट गया और उसके खून से भीगे कपड़े पर रोने लगा। बड़े लड़के ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी नजर जमीन पर पड़ी लाशों पर थी। गुएक्सयूएन, ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो कि लोग हमसे डरें, अगर जीना चाहते हो, तो तुम्हें निर्दयी बनना होगा, शिकारी बनना होगा। जब मार्शल आर्ट्स सीखो तो वही रास्ता चुनो जो मारना सिखाए।
अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे। समझे? छोटा लड़का रोते हुए बोला, बस तुम मत मरना भाई। मैं समझ गया। उसी समय पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। एक कर्कश आवाज बोली, कमाल है, तुम दोनों बच्चे दिखते से ज्यादा मजबूत हो। इतने समय तक खंडहरों में जिंदा रहना आसान नहीं। दोनों भाई चौंक कर पीछे मुड़े। वह आदमी बोला, अब से तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। कुछ पल के लिए वे चुप रहे, फिर अचानक खुशी से भर गए। बड़े भाई ने गुएक्सियुएन को गले लगाया और हंस पड़ा। देखा गुएक्सियुएन, मैंने कहा था न तुम्हें बेस में ले जाऊंगा। तुम मार्शल आर्ट्स सीखोगे। छोटा लड़का उत्साह से सिर हिलाता रहा। उसकी आंखों में हीरो जैसा सम्मान था। दृश्य फिर बदला। कई साल बीत चुके थे। एक भारी जूता कीचड़ में पड़े एक फोटो पर दबा हुआ था जिसमें एक छोटी लड़की थी। एक खून से लथपथ आदमी उस पैर को हटाने की कोशिश कर रहा था। कृपया मुझे छोड़ दो। मेरा परिवार है, मेरी बेटी है। वह सिर्फ 2 साल की है, आदमी रोते हुए बोला। उसके सामने खड़ा किशोर गुएक्सियुएन पत्थर जैसे चेहरे से नीचे देख रहा था। उसने फोटो देखा और धीरे से पैर हटा लिया। जाओ, वह आदमी अपनी बेटी का फोटो उठाकर भाग गया। धन्यवाद, तुम अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हें इसका फल देगा।